अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला ऐशर। नाज़रीन, आईबी ने मुल्क और मईशत का खून निचोड़ने वाली माफियाज के खिलाफ हुकूमत को एक रिपोर्ट जमा करवाई है। इस रिपोर्ट से ये वाज़ेह होता है कि स्मगलिंग, टैक्स चोरी, इसके अलावा मनशियात के कारोबार और अफगान ट्रांजिट ट्रेड के गलत इस्तेमाल से मुल्क की मईशत बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। और इस रिपोर्ट से इस बात की भी अक्कासी होती है कि पाकिस्तान को दरपेश मुआशी दहशत गर्दी के खतरे से निपटने के लिए एजेंसी क्या कर रही है। सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की अगर बात की जाए तो सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की गैर कानूनी स्मगलिंग से खजाने को कम अज़ कम 225 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा तंबाकू की सनत की बात की जाए तो तंबाकू की सनत तकरीबन 240 अरब रुपए की टैक्स चोरी में मुलव्विस है। आईबी ने जखीरा अंदोजी में मुलव्विस 666 अफराद और 132 स्मगलर्स की निशानदही करते हुए तफसीलात भी हुक्काम को फराहम कर दी हैं। एक जानिब हम देख रहे हैं कि मुल्क की जो मईशत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालों में है। मुख्तलिफ दोस्त ममालिक ने हमारी मदद भी की है, और दूसरी जानिब जो मुल्क के अंदर माफियाज काम कर रही हैं वो भी मुल्क की मईशत को बड़ा धचका लगा रही हैं। आखिर इसका फ़ायदा कौन कौन उठा रहा है और कौन कौन इससे मुस्तफ़ीद हो रहा है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। एक जानिब जहाँ मुआशी दहशत गर्दी का सिलसिला जारी है तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि मुल्क में जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं वो भी आए दिन हमें होते हुए नज़र आ रहे हैं। आज भी हमने देखा कि JUIF के रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला मस्तूंग से जा रहे थे और इसी दौरान एक धमाका हुआ उनकी गाड़ी के करीब, और इसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। उन समेत तकरीबन 11 अफराद हैं जो कि इस धमाके के नतीजे में ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा चित्राल के वाक़यात भी हमारे सामने हैं। चित्राल में भी दहशत गर्दाना हमले किए गए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर अफगानिस्तान से हमले किए जा रहे हैं। अगर मुल्क के हम मुख्तलिफ शहरों में देखें तो कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी निशाना बनाया जा रहा है इन दहशत गर्दी के वाक़यात में। इस सारी सूरत हाल में दफ्तर खारजा की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया है और ये कहा गया है कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को इस्तेमाल होने से रोके दहशत गर्दी के खिलाफ। तो आया क्या तशवीश से ही काम चल जाएगा या इसका कोई मुस्तकिल हल निकालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ हम आज के प्रोग्राम में सियासी हालात पर भी बात करेंगे। आज हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करते हुए इमरान खान का दिफा करने पर लतीफ़ खोसा को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। और इस हवाले से जो लतीफ़ खोसा हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि उन्हें कोई शो कॉज नोटिस नहीं मिला है और कौन है जो उन्हें पार्टी से निकाल सकता है। साथ ही साथ निगरां वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम एक ख़त भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से लिखा गया है, जिसमें ये सवाल उठाया गया है कि आया कि जो निगरां हुकूमत है वो साबिका हुकूमतों का तसलसल है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो काबीना अरकान है उनकी तकर्रुरी करते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि इनकी सियासी वाबस्तगी ना हो। तो इस सियासी सूरत हाल पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं, मुनव्वर बट ब्यूरो चीफ लाहौर और इम्तियाज़ खान फरहान सब ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले काशिफ बताइएगा, IB की जानिब से जो एक रिपोर्ट जमा करवाई गई है उसमें खासी तशवीशनाक सूरत हाल के हवाले से बताया गया है। कौन कौन है जो कि इसका फ़ायदा उठा रहा है और मुल्क की मईशत को कितना नुकसान पहुँच रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, देखें, आईबी की जानिब से जो रिपोर्ट जमा कराई गई है इसमें आप एक बात तो ज़हन नशीन कर लीजिए कि फ़ायदा उठाने वाले ताकतवर, बाअसर और वेल कनेक्टेड लोग हैं। गो कि उनके आलाकार आम गरीब लोग होंगे, कोई ड्राइवर होगा, कोई मजदूर होगा, कोई छाबड़ी वाला होगा, कोई इस तरह के लोग होंगे जो इसके एक अमल का हिस्सा ज़रूर होंगे, लेकिन सरमायादार होगा, वेल कनेक्टेड होगा, कहीं न कहीं उसके लिंक्स होंगे, कहीं न कहीं पूरा ग्रोह और गैंग होगा जो इस सारे मामले में काम कर रहा होगा। मसला ये है कि रिपोर्ट्स जो है ये पहली दफ़ा बाहर नहीं आई, और ये रिपोर्ट एक आईबी की तरफ से नहीं है, दीगर इदारों की तरफ से भी ये सर्विलेंस जारी है। ये रिपोर्ट जो है वो ऑन एंड ऑफ सामने आती रही है। वो पिछले 5 साल का अहाता कर लें या पिछले 20 साल का अहाता कर लें, जितनी सियासी हुकूमतें हैं उन सबको ये रिपोर्ट्स किसी न किसी शेप में जाती रही हैं। मसला रिपोर्ट के आने का नहीं है, मसला ये है कि रिपोर्ट के ऊपर अमल दरामद किस कदर होगा। अगर आपने चीज़ को हाफ कुक छोड़ देना है, अगर आपने उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करना, तो इन रिपोर्ट से आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि लोगों के हौसले बुलंद होंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने किसी क्राइम में कुछ लोगों को पकड़ा और उसके बाद उनको ज़मानतें मिल गई या वो एक्सेनरेट हो गए और प्रोसिक्यूशन ने उस तरीके से फॉलो नहीं किया, सज़ा नहीं हो सकी, तो लोग जब बाहर
हैं तो उनके हौसले ज्यादा बढ़ जाते हैं और ये अमूमी उनका तासुर होता है कि इससे ज्यादा क्या होगा। अगर हम ये काम करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 2 महीने जेल में रह लेंगे, 3 महीने रह लेंगे। यहाँ पे आप कार चोर, मोटरसाइकिल चोर से लेके स्मगलर और जखीरा अंदोजी तक चले जाए, कोई ऐसा हमारा हार्ड एंड फास्ट कानून नहीं है कि किसी को बहुत लंबी सजा हो या किसी को पता को खौफ हो कि हमने हलक का हलाल की मेहनत मजदूरी करके अपना निजाम चलाना है, हमने इस तरह जी। के गैर कानूनी धंधे का हिस्सा नहीं बनना। अब जबकि स्मगलिंग हो रही है, इजी मनी है और स्मगलिंग के बड़े तरीकाकार हैं। स्मगलिंग ये नहीं है कि सिर्फ स्मगलिंग ही हो रही है, ये एक या दो चीजें जो सी हैं वो कानूनी तौर पे जा रही होती हैं और 8-10 ट्रक जो है वो अशिया लेके गैर कानूनी तौर पे बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हैं। अब जब से बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बंद पड़ा हुआ है, अब तमाम के तमाम लोग ववेला कर रहे हैं। वो ववेला क्यों कर रहे हैं? देखना यह है कि अगर हमारा ट्रेड जो है वो मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए और लीगल स्टेटस से जा रहा है तो फिर हमें तो उसका रेवेन्यू आना चाहिए। लेकिन जुल्म यह है कि पाकिस्तान में गंदम शार्ट हो जाती है, चीनी शार्ट हो जाती है, डॉलर शार्ट हो जाता है, यहाँ पे दीगर करेंसी शार्ट हो जाती है, यहाँ पे गोश्त शार्ट हो जाता है, फल शार्ट हो जाता जी है काशिफ। और मजबूरन हमें अपनी आवाम की शॉर्टफॉल पूरी करने के लिए दीगर ममालिक से इंपोर्ट करना पड़ता है। हम्म। मैं ये कहता हूँ कि ट्रेड होना चाहिए लेकिन लीगल हैसियत से होना चाहिए, मॉनिटरिंग करके होना चाहिए और बिलखसूस जो स्मगलिंग में मुलविस अफराद हैं उनको कैफे किरदार तक पहुंचाएं और उनकी तशहीर करें, लोगों को पता सही। लगे कि ये बड़े बड़े लोग जो हैं इनको हमने एक्सपोज किया, ना कि सिर्फ उन मजदूरों को, ड्राइवरों को पकड़ के आप सिर्फ थाने और जेलों में बंद कर दें। ठीक है। अच्छा मुनव्वर, आप हमें बताइएगा, ये जो माफियाज जिनकी निशानदही इस रिपोर्ट में की गई है, अगर हम इन्हीं माफियाज से निमट लें तो आप क्या समझते हैं मईशत को कितना फायदा हो सकता है, कितना सहारा मिल सकता है और इनके खिलाफ कार्रवाई कैसे हो सकती है? देखिए, ये इसी रिपोर्ट में ही बता दिया कि कितने हजार अरब रुपए जो है वो स्मगलिंग की मद में उसका कौमी खजाने को नुकसान पहुंच रहा था। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सिर्फ इस स्मगलिंग को ही रोक ले तो हमारा जो बजट डेफिसिट है वो पूरा हो जाता है और हमें बजट डेफिसिट को पूरा करने के लिए IMF या दूसरे मालियाती इदारों की मदद की जरूरत नहीं रहती। तो ये इस रिपोर्ट में ही इंकशाफ कर दिया गया। तो उसके बाद सिर्फ अब इस जो फैक्ट सामने आए उसके ऊपर काम करने की जरूरत है और मेरा ख्याल है कि ये मीडिया पे रिपोर्ट आने से पहले जो है वो इदारे इस मामले में पहले ही अपडेट हो चुके थे और यही वजह कि कई रोज से अब अफगान बॉर्डर जो है बंद है, वहाँ पे ट्रकों की लाइनें लगी हुई है और वहाँ पे सर्चिंग का अमल जारी। और इसी दौरान इसी रिपोर्ट की तनाजुर में देखा जाए तो जो पेशावर की हवाला मार्केट है वो बंद पड़ी हुई है। वहाँ पे जो करेंसी डीलर्स हैं उनके जो रिकॉर्ड चेक किए गए तो पता चला जी कि मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से अफगानिस्तान भिजवाए जा रहे थे डेली की बुनियाद पे। तो ये अब उसी एक्शन का नतीजा है कि अब डॉलर में जो डे बाय डे जो है वो थोड़ा सा उसकी कमी आ रही है उसकी वैल्यू में और पाकिस्तानी रुपया उसकी कीमत जो है वो मुस्तहकम होने जा रही है। तो ये इस तनाजुर में देखें तो अगर ये हम सिर्फ इस मामले को ही कंट्रोल कर लें कि भाई हमने कोई इलीगल मीन से कोई अफगान ट्रांजिट के नाम पे जो चीज़ें जा रही हैं यहाँ से उसको हमने सिर्फ कंट्रोल करना, जो सिर्फ लीगल वे है उसी को ऑप्ट करना है, हवाला हुंडी का काम जो है वो उसको नहीं चलने देना, तो यकीनी तौर पे पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम भी होगा और जो अवाम जो इस महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं उनको भी थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकेगा। ठीक है। इम्तियाज साहब, आपसे सवाल है, अगर इन माफियाज को लगाम डाल दी जाए तो अवाम को कुछ रिलीफ मिलने का इम्कान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, माफियाज किसी भी किस्म की हो उनको ज़ाहिर है कि लगाम डालने से फ़ायदा होता ही है। अवाम को होता है या नहीं होता इस पर एक अलहदा बात हो सकती है। मैं ज़ाती तौर पर तमाम स्मगलिंग की तमाम उमूर के ऊपर मुखालिफ नहीं हूँ। कई स्मगलिंग, कई अशिया की और कई मामलात में स्मगलिंग मुल्क के मफाद में अगर है और होती है हमेशा तो वो होनी चाहिए, उसकी आंख बंद करके इजाज़त होनी चाहिए। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक, अगर अमेरिका भी देखेंगे ना तो लातीनी अमेरिका और उससे मुल्क जो ममालिक हैं उसमें बड़े धड़ल्ले के साथ बाज़ चीज़ों की स्मगलिंग होती है जो कि बेनिफिशियल होती है। पाकिस्तान के राउंड में भी आप ममालिक को देख लें, अफ़गानिस्तान, ईरान, चाइना वगैरह, आप उसमें भी बहुत सारी ऐसी स्मगलिंग, ऐसी अशिया हैं, ऐसे मामलात हैं जिनकी स्मगलिंग एक दूसरे के लिए फ़ायदे में। तो इसको डिफ़ाइन ज़ाहिर के ऑन कैमरा नहीं हो सकता। ये बहुत सारी डेफिनेशन इदारों के पास, तमाम हमारे जो नेबर्स कंट्री है उनके इदारों के पास मौजूद है।
हर किस्म की स्मगलिंग पे पाबंदी का हो सकता है आपको बहुत फ़ायदा ना हो, नुकसान हो। ये मनी जो हमारे मनी जो ट्रेल है, हवाले का जो काम है, इसके ऊपर ज़रूर बात हो सकती है। देखें, अब ये बात मुस्तनद हो चुकी है कि स्मगलिंग से ज़्यादा जो पाकिस्तान में मौजूद मनी एक्सचेंजर्स हैं, लाइसेंस याफ्ता हों या गैर लाइसेंस याफ्ता हों, वो ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी थोड़े अरसे पहले जो जाने वाली पीडीएम की हुकूमत थी, उसने डॉलर इंपोर्ट करने के लिए इजाज़त दी और कहा गया इससे बहुत फ़ायदा होगा। उल्टा पाकिस्तान को नुकसान हुआ। उस वक्त 280, 285 और 290 रुपये पे चल रहा था मामला, और अब फिर 340 तक गया जब आपने डॉलर की इंपोर्ट की इजाज़त दी। सही। तो डॉलर को का मैकेनिज़्म जैसे फाइलर नॉन फाइलर का तरीक़ेकार था, इस तरह ये मिनी ओपन मार्केट में आपको डॉलर बंद करना पड़ेगा। आप आज करें ना करें, 62 लोग हैं, इसमें बड़े बड़े अफसरान मौजूद हैं, बड़े बड़े इदारे मौजूद हैं, उनकी कंपनीज हैं। क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आसानी होती है, इसलिए वो नहीं करेंगे। लेकिन क्या ये सर, अभी जो कार्रवाइयां हो रही हैं बड़े लोगों के खिलाफ हो रही हैं? क्योंकि देखिए, हम आप रोजाना मुझे की एक बड़ा बुनियाद पर नाम देख रहे बता हैं मनी दीजिए, एक्सचेंज मुझे एक बड़ा नाम गिरफ्तार। बता दीजिए कि जिसके और डॉलर नीचे आते आते फिर थमा है, रफ्तार सुस्त हुई है नहीं हुई है। वो ये बड़े माफियाज हैं, इसमें करके फिर ले आएंगे। मैंने तो इसी प्रोग्राम में कहा था कि ये तारीफ करके हमारे जो आर्मी चीफ का नाम इस्तेमाल करके उसकी तारीफ के नाम पर जो इंगेजमेंट कर रहे हैं, उससे हमें इज्तनाब करना चाहिए। और ये जब तक रेगुलाइज नहीं किया जाएगा स्टेट बैंक और हमारे शेड्यूल बैंकों के थ्रू कि जिसको डॉलर चाहिए, ओपन मार्केट कोई आसानी नहीं होती, महंगा देते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। शेड्यूल बैंकों के थ्रू आप करेंगे तो ये सारी चीज़ें होंगी। और ये आईबी की वाकई ये सही, काशिफ ने भी, मुनव्वर भाई ने भी सही कहा कि ये रूटीन है। ये आप माजी में भी आईबी तो मोस्ट पावरफुल इदारा होता था। जी। जिस वक्त इसमें ब्रिगेडियर हमारे इम्तियाज जब आए थे, मेजर आमिर ने भी बड़ा वो किया था, और हमारी दूसरी तंजीम से इधर आके इदारे से आके किया था। तो जब से रिपोर्ट्स है, मगर काम बात यह है कि आप एक्शन किस तरह लेते हैं। और हर चीज़ नुकसानदेह नहीं है। स्मगलिंग, हर तरह की स्मगलिंग नुकसानदेह नहीं है, बास खास स्मगलिंग है। वरना तो आज हमारे पास नेशनल एसेट शुमाइला ऐसे मौजूद है जिसमें स्मगलिंग ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। लेकिन जो नुकसानदेह है उसके खिलाफ तो कार्रवाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मुल्क में जारी दहशतगर्दी की लहर पर बात करेंगे। आज भी हमने देखा कि JUIF के रहनुमा हैं हाफिज हमदुल्ला, उन्हें निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हुए हैं। ये रोकथाम कैसे हो सकती है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे मुल्क में जारी दहशतगर्दी की लहर के हवाले से। चित्राल के वाक़यात देख लें, अफगानिस्तान से जो हमले किए जा रहे हैं हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों पर, और जो बॉर्डर पर दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आ रहे हैं, इनमें हमने इजाफा देखा है। मुनव्वर, आपको क्या लगता है, आज हमने देखा कि तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से तशवीश का इजहार भी किया गया, इससे ही काम चलता रहेगा या आगे बढ़कर कुछ करना भी ज़रूरी है? कैसे रोकथाम हो सकती है? देखिए, ये दो तरफा बयान सामने आए। अफगान वजारत ख़ारजा ने भी ये बयान दिया है कि पाकिस्तान ने वो गैर ज़रूरी तौर पे जो है उनकी जो ट्रेड जो है उसके ऊपर रुकावटें खड़ी की हुई, जबकि पाकिस्तान की तरफ से भी आ गया कि भी वो इन्फिल्ट्रेशन और दहशतगर्दी जो यहाँ पे हो रही है उसको अफगानिस्तान की हुकूमत रोकने में अभी तक कामयाब। यहाँ पे सबसे अहम बात, एक तो हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर बहुत तवील है। इसमें जगह जगह आप पूरी तरह इस बॉर्डर को कवर नहीं कर पा रहे। अगर आपको सारी फौज भी लग जाए तो शायद वो इस बॉर्डर को कवर करने के लिए काफ़ी होगी। ये काफ़ी तवील और लंबा बॉर्डर है। और दूसरा, इसके बीच में ऐसे ऐसे रास्ते भी हैं कि भी पाकिस्तान के, जैसे फ़र्ज करें अगर आपको चित्राल जाना है तो जो पुराना रूट था इसका, जो टनल बनने से पहले, तो वो आप अफगानिस्तान के रास्ते से होके वापस पाकिस्तान में आते थे। तो चित्राल की लोकेशन इस तरह की थी। अभी जो काफिरस्तान का इलाका चित्राल का, वहाँ से कोई 10 मिनट की ड्राइव के ऊपर अफगान बॉर्डर शुरू हो जाता। और जब मैंने यहाँ पे विजिट किया था तो उस टाइम पे 2-3 कॉप्स जो होते थे, बस वही फ्रंटियर कांस्टेबल के, वो खड़े होते थे। इसके अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। आपने सड़क पार कर ली, आप अफगानिस्तान में दाखिल हो गए, उधर से लोग इधर आ गए, आप पाकिस्तान में दाखिल हो गए। तो इस तरह का काफ़ी सारा एरिया ऐसा है कि जिसको आप
कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और या ना ही इतनी हमारे पास मैन पावर है तो कि उसको रोके। ये दो तरफा एफर्ट्स के साथ ही मुमकिन है। अगर अफगानिस्तान की हुकूमत एक हुक्म के जरिए हर चीज़ को कंट्रोल कर सकती है, तो यकीनी तौर पे अगर वो पाकिस्तान के साथ ये इस मामले में ताउन करे और एक हुक्म भी वहाँ पे जो तालिबान की हुकूमत दे दे कि भी पाकिस्तान में जो है इन्फिल्ट्रेशन नहीं करनी, और दहशतगर्द जो वहाँ पे जाएंगे तो उनके साथ अफगान हुकूमत अपने तरीके से निपटेगी, तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान में और कुछ नहीं तो 50% दहशतगर्दी ज़रूर कम हो जाएगी। दूसरी दहशतगर्दी के जो इसके अलावा जो हो रही है उसमें यकीनी तौर पे जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें और ममालिक हैं उनका भी असर और रसूख और पैसा इस्तेमाल हो रहा है। तो ये चौमुखी लड़नी पड़ रही है इस टाइप पे। तो ये लेकिन ये है कि डायलॉग और ये स्टिक एंड कैरेट वाला मामला है, जहाँ पे आप डायलॉग के जरिए चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं वहाँ पे आपको डायलॉग करना चाहिए। जैसे आप बलूचिस्तान के जो मुख्तलिफ ट्राइब्स हैं वहाँ पे कुछ ऐसे भी हैं ट्राइब्स जो कि पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों का एजेंट बने हुए हैं, तो उनके साथ डायलॉग भी हो सकता है, लेकिन है तो वो पाकिस्तानी थे, तो उनके साथ डायलॉग भी हो सकता है। और जो गैर पाकिस्तानी है उनके साथ फिर वो स्टिक का मामला हैगा। ये स्टिक एंड कैरेट दोनों के ही मामला चलेंगे तो यकीनी तौर पे चीज़ें बेहतर होंगी। अभी मैं समझता हूँ बड़ा मुनासिब बयान दिया है हमारी वजारत ख़ारजा ने, और ये इसके ऊपर इसको एम्फसाइज भी करना चाहिए और ये उनको क्लियर करना चाहिए कि अगर आप पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेशन नहीं रोकेंगे तो उसके फिर आपको नताइज भी भुगतना होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा संगीन नताइज वो मालियाती होंगे। इसके अलावा जो ये आप देखें कभी हमने सिर्फ डॉलर उसकी स्मगलिंग को ही रोका अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान में डॉलर जो 60-70 रुपये का मिल रहा था अब 100 रुपये के करीब पहुंच गया। अगरचे हमारी इकोनॉमी को नुकसान हो रहा था लेकिन वो इनको ये बेनिफिट ले रहे। फिर जो अफगान ट्रांजिट है वो टैक्स फ्री है। ये मेरा ख्याल है कि वो 100 साल पुराना मुआहदा चल रहा है जो अफगान ट्रांजिट वाला, और यहाँ से उनके अफगानिस्तान के नाम के ऊपर वो उनके बैनर और दूसरी चीज़ें लगती हैं, और यहाँ से वो करोड़ों अरबों रुपए का सामान जो है वो बगैर टैक्स दिए हुए वहाँ यहाँ से चले जाते। और ख़ास करके इंडिया से जो ट्रेड हो रही है वो अफगानिस्तान की, उसके लिए वाघा बॉर्डर ही यूज़ हो रहा है। तो हुकूमत ने बड़ा मुनासिब इक़दाम किया, और थोड़ा सा मेरा ख्याल डायलॉग और भी बातचीत करेंगे तो इससे चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है इम्तियाज साहब, आपको अफगान अबूरी हुकूमत इन मसाइल के हल में संजीदा नजर आती है और कैसे मुमकिन है ये रोकथाम? देखिए, एक हफ्ते पहले तो 1 हफ्ता 10 दिन पहले वहाँ से जो अफगान जो ज़िम्मेदारान है उनका जो एक बयान आया था कि हाँ जी हम अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों की पनाहगाह नहीं बने, वो हौसला अफजा था। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा सूरत हाल हमें अमली तौर पर देखना पड़ेगा और उन्हें दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरे ख्याल है अगर प्रैक्टिकली कुछ हो रहा होता तो हमारे इदारे कभी भी ये बॉर्डर को बंद करने का फ़ैसला नहीं करते। ये बहुत मुश्किल फ़ैसला होता है, बहुत यानी काफ़ी अहम फ़ैसला है कि किसी वजह से किया, बगैर कोई वजह के नहीं किया, उसका नुकसान किसको हो रहा है, किसके पास है। जैसे अब जाके अफ़गान गवर्नमेंट ने ये कहना शुरू किया है कि भाई उन्हें लॉस होगा और सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी भट्ट साहब जो बात कर रहे थे, देखें पाकिस्तान तो इस हद तक आगे जाता है कि हिंदुस्तान से हमारी ट्रेड नहीं हो रही, हमने अपनी ट्रेड बंद की हुई है, मगर अफगान ट्रेड चल रही होती है सैकड़ों की तादाद में। जो कल भी मैंने कहा था कि वहाँ ट्रक वाघा बॉर्डर पर मौजूद होते हैं और सारी आपकी सारे चल रहे होते हैं, और हमारे लिए आपके लिए टैक्स फ्री है सारी चीज़ें। आप फिर घुमा के वही चीज़ आप हमारे पाकिस्तान में हमारी सनत को, हमारे जो ताजिर बरादरी है उसको नुकसान पहुँचाते हैं, क्योंकि वहाँ पर टैक्स आप देते नहीं है, कस्टम अदा करते हैं नहीं करते, वो वापस हमारे मुल्क में आके आप सेल आउट करने लगते हैं। कंपटीशन होता है तो आपका कम होता है। इवन ये कि आप ये देखें ना, आप कराची में ही अगर सौराब गोट और इधर उधर जाएं, जो कंस्ट्रक्शन के सारे मामले हैं, लोग ये बताते हैं कि जो बड़ी बड़ी मशीनरी खड़ी हुई है वो सब अफगान ट्रांजिट की मशीनरी है, जिसमें कोई पैसे नहीं दिए हुए, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, 90% की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। मगर कराची में, कराची क्या पूरे पाकिस्तान में जितनी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन हो रही हैं वो हैवी मशीनरी यूज़ होती है। उसमें आपका हमारा इवन ये कि हमारा जो पश्तून भाई है, जो पश्तून बताते हैं, ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। एक तो इन मामलों में, फिर दूसरा दिहाड़ी वाले मामलों में कि जी इनकी कम दिहाड़ियाँ होती हैं, ये ज़्यादा पैसा लगाते हैं, क्योंकि इनका गाड़ियों में यहाँ पर हम देखते हैं कि कारों के अंदर करोड़ों रुपए लेके घूम रहे होते हैं, कैश डील हो रही होती है, उनकी कभी डकैती नहीं होती उनके ऊपर कभी लूटपाट। कराची में ऐसे वाक़यात पाए जाते हैं कि डिग्गी पैसे से भरी हुई है, वो आपसे बिजनेस कर रहा है और सबको पता है कि ये इसके पास होगा, लेकिन कुछ नहीं। तो ये बात सही है कि हमारे इदारे ने अगर एक बॉर्डर को सील किया है
तो बहुत बड़ी कोई वजह उस वजह से किया है। और लेकिन आपको कल का बिलावल भुट्टो की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आई थिंक मुल्तान में की थी या शक्कर वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें पूरा डिटेल उन्होंने बताई कि माजी की हुकूमत में, अब फिर वही आ जाएगा कि उसमें काशिफ अगर नाराज़ ना हो कि अगर हम माजी की हुकूमत जो पिछली थी पीटीआई हुकूमत को करते हैं, क्या उसके अंदर ये अलाउ नहीं किया गया था जो वहाँ से जिनको निकाला जा रहा था अफगानिस्तान से, ओन किया था हुकूमत पाकिस्तान ने, ना सिर्फ ओन किया था, उनकी रिहेबिलिटेशन की बात हुई थी, वो मुख्तलिफ उस पर आपको याद होगा सवात वैली में कई जगहों पर मुजाहरे हुए थे कि भाई आप क्यों छोड़ रहे हैं, जिन्होंने उनके बच्चों को शहीद किया है, जिन्होंने सब कुछ किया, उन्हें आप अलाउ क्यों कर रहे हैं। तो उस पर डिफेंड किसने किया था? हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने उसको उस वक्त की हुकूमत ने डिफेंड किया था। हम ये कहते हैं होना चाहिए रिहेबिलिटेशन, जिसकी हो सकती हो होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की सलामती की कास्ट पे नहीं होनी चाहिए। ABCD की सलामती अलग चीज है, पाकिस्तान की सलामती नंबर 1 नहीं है, टॉप 10 में, और 10वें के बाद कोई और सलामती शुरू होती है हमारे नुक्ता नजर से। उसमें फिर अगेन मैं कहूँगा, जो हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं, हमें अपनी एजेंसीज की, अपने इदारों की आंख नाक कान और जबान बंद करके काम करना पड़ेगा अपने बच्चों को, अपने मुल्क को दहशतगर्दी से बचाने के लिए। ठीक है काशिफ, जैसे कि अभी इम्तियाज साहब बात करें कि अफगान हुकूमत जो कह रही है वैसा एक्शन नजर नहीं आ रहा है, आपको भी ऐसे लगता है कौल फिल में तजाद है? देखिए, अफगान हुकूमत आज से नहीं, पिछली 3 दहाइयों से जो भी हुकूमत थी, तालिबान की हुकूमत अब थी या इससे पहले थी, या वहाँ पे भी जो दीगर हुकूमतें रही हैं, उनका एक ही कहना है कि अफगान ज़मीन किसी बाहर की इंसर्जेंसीज के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, पाकिस्तान के किसी दहशतगर्दों को पनाह नहीं दिया जाएगा। ये पिछली 3 दहाइयों से तो ये बयान आ रहे हैं। मुझे बताइए कौन सी हुकूमत ने कहा कि हम जो है यहाँ पे दहशतगर्दों को पनाह देंगे? लेकिन मसला क्या है? बुनियादी तौर पे प्रॉब्लम यह हुआ कि हमने जहाँ पे मसाइल थे अफगानिस्तान में, हमने अफगानियों को अपने गले के साथ लगाया, अपने वसाइल में हिस्सेदार बनाया। एक तो खुद पाकिस्तान के अंदर आबादी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आबादी जो है वो इतनी ज़्यादा एक्सटेंड हो गई है, और हमने उसके हवाले से किसी किस्म के कोई अरेंजमेंट नहीं किए। हम तो आज तक ये तय नहीं कर पाए कि हमारी आबादी 25 करोड़ है या 23 करोड़ है। और अगर आपने मुल्क में प्लानिंग करनी है तो आपको कम से कम अगले 20 साल की प्लानिंग करनी है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि 20 साल के बाद पाकिस्तान की आबादी 30 करोड़ होगी। बिल्कुल। तो हमने 30 करोड़ के वसाइल के ऊपर आज बैठ के प्लानिंग करनी है, तो काम चलना है। अब हमने अफगानियों को अपने सीने के साथ लगा लिया पिछले 15-20 साल से। पाकिस्तान का छोटा बड़ा कस्बा, गांव, शहर ऐसा नहीं है जहां पे अफगानी मौजूद नहीं है। उन अफगानियों ने छोटे बिजनेस कर लिए, उसके बाद उन्होंने रिश्तेदारियां कर ली, नस्ल दर नस्ल यहाँ पे सेटल हो गए। अब हम कहते हैं कि अफगानियों को वापस भेजें, वो कैसे जाएं? अच्छा, अब उन अफगानियों की यहाँ पे भी रिश्तेदारियां हैं, यहाँ पे कारोबार है छोटे बड़े, और फिर उनके अफगानिस्तान में भी रिश्तेदारियां हैं। तो अब जब वो अपनी वो कनेक्टिविटी में आते हैं, तो फिर उनकी वो रिश्तेदारियों की बुनियाद के ऊपर उनकी कनेक्टिविटी तो मौजूद है, मवासलात के जरिए, टेलीफोन के जरिए, किसी भी तरीके से। मेरा पॉइंट ये है कि इस तमाम सूरत-ए-हाल के ऊपर हमें ये देखना चाहिए था कि जिन अफगानियों को हमने 80 की दहाई में, 90 की दहाई में यहाँ पे पनाह दी, आया हमने उनको किसी एक जगह पे इकट्ठा रखा, या हमने उनको शूतरे बेमार छोड़ दिया कि जिसका जो दिल करे कराची जाके आबाद हो जाए, जिसका दिल करे अफगानिस्तान जाके पेशावर आबाद हो जाए, जिसका दिल करे इस्लामाबाद जाके आबाद हो जाए। अब उन तमाम लोगों को जो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए, उनको आप कैसे मॉनिटर कर सकते हैं? एक बात। दूसरी बात यह है कि जब रिश्तेदार आधे अफगानिस्तान में हो और आधे पाकिस्तान में हो, तो कारोबार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फ्री अफगान ट्रेड जो है, उसकी आड़ में आप जो मर्जी ट्रेडिंग करते रहें, लोगों को इजीली मनी जो है वो अवेलेबल हो रही है, आसानी के साथ सारा काम हो रहा है। प्रॉब्लम यह है कि हम फाइनेंशियली सपोर्ट भी करें, हम अपने मईशत को बोझ में डालें और इनको सपोर्ट करें, और उसके बाद जब चाहे अफगानिस्तान से लोग आए आके हम पे हमला कर दें, और फिर सिर्फ एक बयान आए कि पाकिस्तान पे हमला नहीं किया जाएगा, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी। तो ये जो हमले कर रहे हैं पाकिस्तान में, अगर इनके ताने बाने अफगानिस्तान में जा रहे हैं, तो इसका बात तो चल रही है। दूसरी शुमाइला बड़ी पर्टिनेंट बात है, मैं बिल्कुल इस बात पे क्लियर हूँ कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात, भले वो दोनों तरफ से कोशिश की जाती है कि हम अफाम तफहीम से आगे की तरफ लेके चलें, सही, लेकिन भारत और इसराइल किसी सूरत
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को बेहतरीन नहीं होने देंगे। बिल्कुल ठीक। और वो किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी हीले बहाने से इंसर्जेंसीज को रखेंगे, जी। किसी ना किसी तरीके से हमें जो है वो खराब रखेंगे, ताकि यहाँ पे अमन ना हो, सियासी तौर पे इस्तेहकाम ना हो, बहुचाल की कैफियत रहे, जी काशिफ, तकलीफ रहे, हमारी मईशत वेंटिलेटर पे रहे, ताकि पाकिस्तान स्टेबल ना हो सके। बिल्कुल ये एक बिल्कुल बड़ा ऐसे ही है। भरपूर प्लान करके हम इसको हैंडल कर सकते हैं। हम ऐसे आर्जी फैसलों से इन तमाम मसाइल को नहीं हैंडल कर सकते। यानी बैरूनी ताकतें भी पूरी तरह से हालात को ख़राब करने में मुलव्विस हैं। एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मुल्क की सियासी माहौल पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे, एक खबर सामने आई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करते हुए लतीफ़ खोसा को जो है वो शो कॉज नोटिस जारी किया है, जबकि लतीफ़ खोसा इस बात की तरदीद कर रहे हैं। हकीकत क्या है ये हमें इम्तियाज़ साहब बताएंगे। जी इम्तियाज़ साहब। देखिए, आज हमें भी सुबह शेयर किया था जब ये बात हुई थी, तो वो बाकायदा आया था। वो ये कह रहे हैं हमें नहीं मिला। अब ज़ाहिर है कि उनकी बात पे हम यकीन करेंगे, क्योंकि लॉयर्स कम्युनिटी में तो ये होता है ना कि भाई अदालतों से इशू होने वाले नोटिस भी नहीं मिलते कि बंदा घर पे नहीं है या बेलफ को कुछ। बहरहाल एक ये पॉलिटिकल मामला है। उनकी अपनी इससे पहले जो कराची में सीसी हुई थी, एतजाज़ हसन साहब थे, उन्होंने कहा था कि भाई वो PTI जो साबिक वज़ीर आज़म है उनके केस के सिलसिले में बिजी था, इसलिए नहीं आ सका था। अब तो लाहौर में हो रही है, तो आज शाम को सूरत हाल सामने आ जाएगी कि क्या है। और ये देखें, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में जो मुनज़्ज़म सियासी जमात है उसके ऊपर इख्तलाफ कोई भी कर सकता है, लेकिन मुनज़्ज़म सियासी जमात अगर पाकिस्तान में कोई है तो वो सिर्फ पीपल्स पार्टी है। उसका अपना एक सिस्टम है कि यानी जिसमें चेयरमैन बेटा चेयरपर्सन बाप के हवाले से कहता है कि मैं घर में इनको जवाबदेह हूँ, बाकी मैं CC को जवाबदेह हूँ। और वो ऑन एयर कहता है ये बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुल के कहते हैं जब उनसे सवाल किया जाता है। और बीबी शहीद के दौर में भी हम देखा करते थे कि छोटे से छोटा कारकुन, ये जब बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही होती थी, बड़े बड़े लीडर खड़े होते थे, बस बीच में से खड़ा होके नारेबाजी शुरू और शिकायतें शुरू कर देते थे। और बीबी की मौजूदगी में, अब ये बिलावल के बारे में भी यही आ रही है, हमने 2-3 वाकयात देखे कि ये भी मना नहीं करने देता, किसी को रोकता नहीं। तो बीबी भी यही करती थी कि भाई बोलने देती थी। और ये सामने तो एक निज़ाम है, अगर उनको शोकाज हुआ है तो कोई हर्ज नहीं है। ज़ाहिर है मैं और आपने भी गुफ्तगू की कि एक बंदा पीपल्स पार्टी का होते हुए वहाँ पे क्या कर रहा है, वहाँ पे क्यों डिफेंड कर रहे हैं, क्यों सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये बात थी। उसमें सिर्फ ये नहीं है कि ये केस के ऊपर नहीं है मामला। मैं जो शोकाज में उसमें जो मैं देख रहा था उसमें एक पॉलिसी के अगेंस्ट बात की है। आई थिंक के ये जो आर्मी एक्ट जो सेक्रेट एक्ट था इसके हवाले से, और एक कोई और मामला था उस पर शोकाज हुआ है कि इसमें नहीं हुआ कि जी वो PTI के चेयरमैन का केस क्यों लड़ रहे हैं, ये बात क्यों कर रहे हैं, कि उसमें था कि ये पॉलिसी के कॉन्फिडेंट है कि उन्हें कौन निकाल सकता है पार्टी से। देखिए बिल्कुल है, सिर्फ ये लतीफ़ खोसा की बात नहीं है, ये सारे के सारे। आपको एतजाज़ हसन याद नहीं है? एतजाज़ हसन ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ लाइट मूवमेंट चलाई थी पूरी की पूरी। नवाज शरीफ, ये इमरान खान का जो झगड़ा नवाज शरीफ से जो ये शुरू हुआ, कहाँ पे शुरू हुआ था कि जब इफ्तिखार चौधरी का मसला हल हो रहा था तो गुजरांवाला से इस्लामाबाद आ रहे थे, तो गाड़ी ड्राइव कौन कर रहा था? नवाज शरीफ की ये कर रहे थे, एतजाज़ हसन कर रहे थे। उसके बावजूद जब इख्तिलाफ हुए, उन्हें शौकाज हुआ, तो एक लाड़काना में प्रोग्राम था, या तो भुट्टो साहब की सालगिरह का था या बरसी की कोई तकरीब, शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बरसी की थी। तो आखिरी मुकर्रिर आसिफ जरदारी थे, लेकिन उन्होंने अपनी तकरीर के बाद आसिफ जरदारी ने चौधरी एतजाज़ का ऐलान किया और उन्हें हाथ पकड़ के तकरीर के लिए कहा। ये सियासी जमातों में होता है, और ये हमें कोई वो नहीं कि एक शौकाज है वो जवाब दे देंगे, मसला हल हो जाएगा उनका। सही है। काशिफ, जरा आप हमें अदालती कार्रवाइयों के हवाले से बताइएगा। साइफर केस में जमानत मुस्तरद कर दी गई है चेयरमैन PTI की और शाह महमूद कुरैशी की। फिर हमने ये भी देखा है कि जो 90 दिन में इंतखाबात कराने की दरख्वास्त दायर की गई थी PTI की जानिब से, वो भी मुस्तरद हो गई है। फिर एक खबर ये आई है कि स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म को एक ख़त भी तहरीर किया है। उस ख़त का क्या मतलब है? शुमाइला, देखें, ये अच्छा हुआ प्रोसीडिंग आगे चली। स्पेशल कोर्ट ने साइफर में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद की जमानत जो है वो खारिज कर दी, उसका तफसीली फैसला जारी हो गया। अब ये तो वो आला अदलिया से रब्ता करेंगे और उस केस की प्रोसीडिंग करेंगे और उसमें बेल के लिए वो दोबारा कानूनी कार्रवाई जारी रखेंगे।
जहां तक बात है 90 दिन के इलेक्शन ना कराने की पिटीशन जो है वो वापस की गई है, तो वो एतराज लगाया गया है कि पहले आप मुतलका फोरम पे जाइए इलेक्शन कमीशन पे कि वो आप 90 दिन में इलेक्शन करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे। अगर इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन ना करवाने की कोई बात करता है तो उसके बाद उसको आप हाई फोरम पे जाके वो चैलेंज कर सकते हैं। ये भी एक प्रोसीजर की बात है, इसमें कोई ऐसे अचंभे की बात नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट तरीन चीज जो है ना, मैं ये समझता हूँ वो ये है कि अचंभे की बात इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट में ये इस तरह की प्रोसीडिंग पहले नहीं देखी गई। कई एक बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किए हैं एप्लीकेशन जिसके ऊपर एतराजात भी किए गए थे। तो ये पहली मरतबा हुआ है कि थ्रू प्रॉपर चैनल आप एपलेट कोर्ट में उस वक्त आए जब रेलेवेंट कोर्ट या रेलेवेंट जगह से आपको मायूसी हो या इंसाफ ना मिले। देखिए, बात यह है कि बिल्कुल जो कानून और प्रोसीजर है उसको तो अडॉप्ट करना है, बाहर सूरत जैसे मर्जी करें। और इसमें मैं आपको गुजारिश कर दूं कि जिस वक्त तोशा खाना केस के मामले से सुप्रीम कोर्ट में गए थे तहरीक इंसाफ, तो उन्होंने केस रिवर्स किया था हाई कोर्ट को कि आप इनकी प्रे सुनिए, आप डिसाइड कीजिए कि हमने जज को तब्दील करना है या नहीं करना। सो जो प्रोसीजर है उसको तो बहरहाल उन्होंने अडॉप्ट करना, किसी की मंशा के ऊपर तो कानून चल नहीं सकता। लेकिन ना शुमाइला, जो इंपॉर्टेंट तीन चीज है, 13 सितंबर को गुज़िश्ता शाम जो है इलेक्शन कमीशन ने एक मरासला जारी किया है। उस मरासले में उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि एक सियासी जमात की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि ये तासुर है कि मौजूदा निगरान हुकूमत साबका पीडीएम की हुकूमत का तसलसल है। बिल्कुल। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गालिब इम्कान है, और ये इम्तियाज अभी शायद इसको कंफर्म कर लें कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है पीपल्स पार्टी की तरफ से हुई है, बिलावल साहब की तरफ से। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने ये मरासला लिख दिया। ये क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि फवाद साहब भी निगरान वजीर बन गए, आहद चीमा साहब बदस्तूर निगरान वजीर हैं, जबकि वो शहबाज शरीफ साहब के मुशीर खास भी थे और उनकी हुकूमत का हिस्सा भी थे। इसके अलावा भी बगैर नहीं, आहद चीमा साहब तो तमाम ब्यूरोक्रेसी, आहद चीमा साहब के पास तमाम ब्यूरोक्रेसी की इंस्टॉलेशन उन्हीं के पास मौजूद है, साहब का हुकूमत में भी और अभी भी। फवाद साहब तो अभी कल उनका नोटिफिकेशन हुआ है, उनको तो अभी ओहदा मिलना है। मसला ये है कि फवाद नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, आहद चीमा शहबाज शरीफ साहब के मोतमद खास हैं। अगर ये दोनों अकाबरीन निगरान सेटअप में बैठे होते हैं तो इसका मतलब ये है, ये तासुर है कि वो अपनी ब्यूरोक्रेसी की इंस्टॉलेशन करेंगे और चीजों को मैनेज मनूवर करेंगे। इसके ऊपर एतराज पीपल्स पार्टी ने रखा, जिसके तनाजुर में ये कहा गया कि आप ऐसे किसी शख्स को ना रखें जिसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन हो। और मैं आपको एक बात बताता चलूं, ये सिर्फ 2 लोग नहीं हैं, ये गालिबन 4 से 5 लोग हैं जिनकी एफिलिएशन नून लीग के साथ है, जो अब साबित हो रही है, जिसको इलेक्शन कमीशन ने पॉइंट आउट किया। और मैं ये समझता हूं कि निगरान हुकूमत के सामने एक बड़ा इम्तिहान है कि आया वो अब इनके वुज़रा को जो है वो इस पे डिसाइड करती है, इनको फारिग करती है या कंटिन्यू करती है। बहरहाल निगरान हुकूमत जो है इसके ऊपर उसे कोई ना कोई तो फैसला करना पड़ेगा। ठीक है, निशानदही तो इस मामले की कर दी गई है। अच्छा मुनव्वर, आप हमें बताइएगा कि पीपल्स पार्टी खासी मुतहर्रिक दिखाई दे रही है, पंजाब में एक सीसी मीटिंग भी तलब की गई है, क्या इसकी तफसीलात हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी चाह रही है कि भी पंजाब में उसे अपना हिस्सा मिले। अब वो मुल्क गीत की बात तो है, इसमें तो दूसरी राय नहीं है, लेकिन ये उन्होंने पहले कोशिश की थी सीट एडजस्टमेंट की पंजाब में मुस्लिम लीग नून के साथ, और एक अच्छा खासा शेयर भी उन्होंने मांगा था, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से जवाब दे दिया गया कि वो पंजाब में किसी भी जमात के साथ कोई सियासी अलाइंस करने की या इंतखाबी अलाइंस करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो सोलो फ्लाइट लड़ेंगे, जो भी जीत के आएगा उसके बाद फिर देखेंगे कि आगे किसके साथ चलना है, किस तरह चलना है। तो ये वाला मामला था। तो अभी वो बिलावल साहब ने, अगर आपको याद हो तो सक्खर में ये एक तकरीर करते हुए उन्होंने ये बता दिया था कि भी हम अब लाहौर में जाके डेरा लगाएंगे और यहाँ पे अपनी CAC की मीटिंग भी कॉल करेंगे, और लाहौर पंजाब जो वो पीपल्स पार्टी का, और उसको लेने के लिए हम हर जगह पे अपने जलसे जुलूस और जयालों को मुतहर्रिक करेंगे। तो उस सिलसिले में आज पहली मीटिंग जारी है, और काफ़ी बड़ी तादाद में साउथ और सेंट्रल पंजाब से जो है उनके अरकान वो पहुंचे हैं यहाँ पे। अभी धुआंधार किस्म की मीटिंग चल रही है, और वहाँ पे तकरीरें भी हुई हैं कि पंजाब हमारा और हम वापस लेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो इस तरह का कोई उनका जो है वो मनसूबा मादर चाहता हूँ ये उनके ये जो ख्वाहिश की है वो पूरी हो सके, क्योंकि आज ही की डेट में मरियम नवाज ने भी एक सेम टाइम पे मीटिंग रखी हुई थी, जिसमें उन्होंने पंजाब से अपनी जो अरकान है उनको बुलाया हुआ था, अरकान असम्बली कौमी और सूबाई दोनों के, और उनके साथ मीटिंग कर रहे थे कि भी 21 को मियाँ साहब का
फ़कीदुल मिसाल जो है इस्तकबाल करना, उसके लिए एक एक हल्के से लोग जो है ना वो भरपूर अपनी एफर्ट करके तो लेके आने, अपने नून लीग के कारकुनों को निकालना। और मरियम ने जो इंतखाबी नारा वो दे दिया आज, उन्होंने कहा कि भी मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी तो महंगाई जो है उसका खात्मा किया जाएगा और बिजली की लोड शेडिंग उसको भी ख़त्म करेंगे और उसकी बिजली की कीमत भी कम करेंगे। तो ये ठीक है। इंतखाबी नारा उन्होंने दे दिया महंगाई ख़त्म करने के हवाले से। तो अब देखें सही। अब ये ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन बज़ाहिर अभी तक तो मुस्लिम लीग नून को जो पंजाब में किसी पार्टी से ख़तरा हो सकता था तो वो पीटीआई से था कि वो पीटीआई जो है सही। वो उसने भी अपने रूट्स पंजाब में काफ़ी बनाए हुए। लेकिन अब पीटीआई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में काफ़ी हद तक चली गई और बाकी जी पीपल्स मुनव्वर। पार्टी में भी कुछ लोगों ने ज्वाइन किया। तो ये सारे अब उस तरह का जो अगर मामला रहा तो मुस्लिम सही। लीग नून जो है ठीक है। उसको जिस तरह का डेंट पड़ सकता था अगर ये सारी जमातें इकट्ठी हों तो उस सूरत में अब डेंट पड़ने का इम्कान था। लेकिन इस अगर ये सब जमातें अलग अलग इलेक्शन लड़ती हैं तो मुझे जी मुनव्वर। नहीं लगता कि भी ठीक है। पंजाब ठीक है। से मुस्लिम लीग नून जो है उसको कोई फर्क ठीक है, पड़ेगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। मैं आप तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और हर सियासी जमात की यही कोशिश है कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में वोटर को अपनी जानिब खींचा जा सके। लेकिन ये बात बड़ी अहम है कि अब वोटर समझदार हो गया है, उसे अपने अच्छे बुरे की पहचान हो गई है। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।